हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, जिनके आंसर भी यहां पर कंप्लीट आपको समझाए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2 और 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि पहला आपको प्रश्न दिख ही रहा होगा, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको पार्ट बाई पार्ट दे रहा हूँ और प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिया हूँ, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? क्या कारण है कि अमोनिया को जब हम सुखाते हैं, अमोनिया बनाने की हैबर विधि भी आप देख रहे हैं, और अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, कई प्रकार के मेथड हैं जो अमोनिया बनाए जाते हैं। चैप्टर 7 में पी ब्लॉक के तत्वों का टॉपिक है। जब इसको हम शुष्क करते हैं, बनाने के बाद इसका हम शुष्कीकरण करते हैं, मतलब ये शुष्क हो जाए, तब हम H2SO4 का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये H2SO4 से इसको सुखाते हैं तो H2SO4 के साथ स्वयं क्रिया कर लेता है और अमोनियम सल्फेट बना लेता है। जैसे आपको किसी के संग बोले कि आप जाओ भैया, किसी के संग जाओ, आपको देख रेख करना है कि ये गलती ना करे, ये कहीं नशा पान ना करें, और आप जाकर के खुद उसके साथ नशा पान करने लग जाओ, तो फिर आप उसके उपयोगी नहीं हैं। मान लो कोई व्यक्ति स्कूल जा रहा है, आपको संरक्षक के रूप में भेजा जा रहा है कि बच्चा इसको जाकर के स्कूल तक पहुंचाना है और देखना है कि कहीं रास्ते में गलत ना करे, कहीं बैठ ना जाए, कहीं खेलने ना लग जाए, कहीं किसी की संगत में ना पड़ जाए। लेकिन आप खुद जाकर के उसके साथ खुद गलत संगत में ले जा रहे हैं, तो फिर आपको उसके अनुकूल नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार अमोनिया को जब हम शुष्क करते हैं, अमोनिया को हम जब शुष्क करते हैं तो H2SO4 को यदि हम उसको शुष्कीकरण में उपयोग में लाते हैं तो H2SO4 स्वयं क्रिया कर लेता है। इस कारण से उसको हम शुष्क करने के लिए, अमोनिया को शुष्क करने के लिए हम H2SO4 का प्रयोग नहीं करते। क्लियर है ना? तो देख सकते हैं अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, क्लियर है। और अमोनिया को शुष्क करने के लिए शांत H2SO4 का उपयोग नहीं किया जा सकता। H2SO4 क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। अम्ल जो होता है क्षार से यदि क्रिया करेगा तो उदासीन बनाएगा, तो ये जो क्रिया करता है तो बना लेता है अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट है, NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्लियर? तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि अमोनिया का जब भी हम शुष्कीकरण करते हैं या इसका हम द्रवित अवस्था से हम शुष्क अवस्था में बदलना चाहते हैं, तो फिर इसमें हम H2SO4 का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड को कांच की बोतल में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्यों? क्या कारण है कि हाइड्रोजन जो फ्लोराइड है उसको कांच की बोतल में हम सुरक्षित नहीं रख सकते? इसका कारण बताना है। तो यही, जैसे आपने देखा कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए H2SO4 नहीं कर सकते प्रयोग, क्योंकि ये H2SO4 के साथ स्वयं क्रिया कर लेता है। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसको यदि हम कांच की बोतल में रख देंगे तो कांच खुद उसके साथ जाकर के मिल जाएगा। मतलब कांच एक घुलनशील है, HF में कांच जो है घुलनशील है। HF को यदि हम कांच में रख दें तो कांच को खुद, मतलब एक प्रकार से जैसे लोहे में संक्षारण होता है, उसी प्रकार कांच का भी संक्षारण कर देता है और कांच के क्रिस्टल जाकर के HF में मिल जाते हैं और क्रिया करके सिलिको फ्लोराइड बनाते हैं, H2SiF6। तो जब हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम किसी कांच में रखते हैं तो ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो कांच का घोलक होता है। इस कारण से कांच को हाइड्रोजन फ्लोराइड छरित करके अपने आप में स्वयं मिला करके सिलिको फ्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन सिलिको फ्लोराइड, H2SiF6। इस कारण से हम हाइड्रोजन फ्लोराइड HF को कांच की बोतल में नहीं रखते। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है प्यारे बच्चों। क्या कारण है कि संक्रमण धात्वीय तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं? आपको रीजन बताना है, किस कारण से अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय किसमें होता है? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाएगा तो अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाएगा। जिसमें भैया आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर उसमें अनुचुंबकत्व का मान नहीं होता, अनुचुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। तो इसका एक ही कारण है कि संक्रमण धातुओं में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है कहाँ प्रवेश करते हैं? N-1 डी में प्रवेश करते हैं, N-1 डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। अब जब इसमें प्रवेश करते हैं तो इसमें कुछ जो ऑर्बिटल्स हैं वो अयुग्मित होते हैं। क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं। इस कारण से इसमें अनुचुंबकीय गुण का प्रदर्शन होता है। और जिसमें अनुचुंबकीय गुण होता है, कहने का मतलब दूसरे पदार्थ को क्या करता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये आकर्षित हो जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। और एक चीज और समझो, किसी भी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा उसमें आकर्षण उतना ही अधिक होगा, उसमें अनुचुंबकत्व का गुण उतना ही अधिक होगा। जैसे भैया आपके पास मान लीजिए 10 रुपए है और आपको भैया चाहिए 15 रुपए, तब आपको एक प्लेट नाश्ता मिल रहा है, तो फिर आप 5 रुपए के लिए किसी ना किसी से क्या करोगे? दोस्ती बनाओगे, भैया 5 रुपए दे दो ताकि हम अपना
काम चला सके। ऐसे ही है इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन को पेयर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली चाहिए। तो भैया ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब वो क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है, और उसको चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन और बन जाए। जैसे भैया कपल की बात करो, फ्रेंडशिप की बात करो, लड़का किसी लड़की को ढूंढ रहा होता है या लड़की किसी लड़के को ढूंढ रहा होता है, समझ रहे हैं। तो जब कपल बन जाता है तो एकदम परफेक्ट हो जाता है। हालांकि परफेक्ट हो या ना हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा दूसरे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक आपका क्लॉकवाइज यदि रोटेशन कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा किसी कक्ष को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा, खींचने की क्षमता उतना अधिक होगा, मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो उतना ही ज़्यादा वो आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि भाई जितना ज़्यादा भूख लगेगा उतना तेज दौड़ोगे खाने के लिए, सिंपल है। तो यही कारण होता है संक्रमण धातुओं में। संक्रमण धातुओं में अयुग्मित डी जो आपका ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं, अपने ऑर्बिटल्स को पूरा करना चाहते हैं, तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लालच के कारण ये दौड़ने लगते हैं, मतलब खींचने लगते हैं। तो यही चीज होता है। देख सकते हैं इसका उत्तर कि संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। ये तो पहले से पता भी अनुचुंबकीय होती है। ये बताना है क्यों, क्योंकि इनमें N-1 डी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब युग्मित नहीं होते। बाकी आपको तो पता है, हुंड डब्बाओं का नियम बार बार थोड़ी समझाता रहूंगा यहाँ पे। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण कुछ चुंबकीय गुण उत्पन्न करते हैं, जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी अनुचुंबकीय लक्षण उतना ही अधिक होगा। जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे प्यारे बच्चों, उतना ही तेजी से कहीं से भी आकर्षित होने की इनमें क्षमता होगी। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, ये लो 3 अंक का क्वेश्चन। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम बताओ। उदाहरण सहित भी समझाना है। फैराडे ने क्या बताया भाई, जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को किसी विद्युत अपघट में हम क्या कर दें, डाल दें, तो फिर जो विद्युत अपघट जो है, समझ रहे हैं, विद्युत अपघट जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड के साथ क्रियाएं करेगी, क्रिया होगी। अब जब क्रिया होगी तो इलेक्ट्रोड से कुछ पदार्थ या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कुछ तो इलेक्ट्रोड पर जमा होंगे, समझ रहे, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ या इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ। 2 कंडीशन हो सकता है ना, कभी कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से निकलता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड की ओर जाता है, वो उसके चार्ज पर डिपेंड करता है। तो उस पर कितनी पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है, इलेक्ट्रोड पर कितनी पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है, ये किस पर डिपेंड करेगा, विद्युत अपघट पर प्रवाहित धारा पर। कितना विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कितना आवेश उस पर है, उस पर डिपेंड करेगा। यानी जितना धारा बहेगा उसका आवेश उतना ही अधिक होगा। तो अंतिम निष्कर्ष फैराडे ने बताया कि किसी इलेक्ट्रोड पर जितनी पदार्थ मुक्त होती है वो विद्युत धारा या विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, अर्थात आवेश के समानुपाती होता है। W यहां पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ हो गया, Q जो है आवेश हो गया। बाकी आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है भैया। अब देखो W समानुपाती Q, और जैसे समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, तो Z एक नियतांक हो गया। Q बराबर IT लिख दिए। IT का मतलब क्या है, Q क्या है, आवेश है, आवेश है प्यारे बच्चों, और आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। क्या होता है, धारा गुणे समय, समझ में आया, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो W बराबर क्या हो गया, ZIT। W क्या है, आयनों का भार, मतलब कितना मुक्त हो रहा है, ठीक है। I क्या है, विद्युत धारा। T क्या है, टाइम मीन्स आपका समय, कितना समय, कितना सेकंड तक धारा बहा। और Z क्या है, स्थिरांक है, जिसे रासायनिक स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। ये प्रथम नियम हो गया, इतना आप लिख सकते हैं। जब 1 एम्पियर और 1 सेकंड तक W बराबर T, यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड प्रवाहित हो, तो जो आपका आयनों का भार है, मुक्त होने वाले पदार्थ है, वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका Z होगा, क्या होगा, Z के बराबर हो जाएगा। अतः विद्युत रासायनिक स्थिरांक किसी आयन का वह भार है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर विसर्जित होता है। यहाँ पर क्या देखिए, ये कहना चाहता है कि 1 एम्पियर का धारा 1 सेकंड तक यदि प्रवाहित करें, यहाँ पे देखो, यदि I का मान हम 1 रख दें, T का मान 1 रख दें, तो W बराबर Z आ जाएगा। और Z क्या है, रासायनिक स्थिरांक है, तो विद्युत रासायनिक स्थिरांक आयन के उस भार, W बराबर होगा तो आयन के उस भार के बराबर होगा जो कि 1 एम्पियर धारा, I बराबर 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड प्रवाहित करने पर विसर्जित होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए
एक अंकी क्वेश्चन है छोटा सा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 अंक में पूछा जाएगा। NaOH के 4.0 ग्राम प्रति लीटर सांद्रण वाले विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो NaOH का द्रव्यमान देके रखा है, वेट देके रखा है 4 ग्राम। NaOH का आणविक द्रव्यमान 40। कैसे आणविक द्रव्यमान 40 आता है प्यारे बच्चों? सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 23 और मतलब सोडियम का, हाइड्रोजन का 1 तो 24 हो गया और ऑक्सीजन का होता है 16, जोड़ दो 40 हो जाता है। विलयन का आयतन 1000 ml बोला ना प्रति लीटर, और 1 लीटर में 1000 ml होता है, यानी भी का मान आ गया, ये भी है प्यारे बच्चों, क्या है? भी है, भी बराबर 1000 ml। अब मोलरता का फार्मूला होता है WB, यानी जो आपका विलेय है उसका भार यानी मात्रा, फिर विलेय का आणविक द्रव्यमान और नीचे भी और ऊपर 1000। फिर अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर 1000 से 1000 कट जाएगा, 4 में 40 का डिवाइड करेंगे तो 1/10 मोलर आ जाएगा। तो ये आपका मोलरता है। अंकी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपसे बनना चाहिए अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये है अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। एल्डिहाइड का समूह क्या होता है सबको पता है। देखिएगा मैं एक चीज़ आपको बताना देना चाहता हूँ, जैसे आपके पास कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, ये भी कार्बन है, डबल बॉन्ड O है। यदि इसमें दोनों R है तो ये आपका बन गया कीटोन, और इसमें एक R है और एक H है तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। ये दोनों का पहचान है। एक अंतर तो यही हो गया कि इसका जो क्रियात्मक समूह है ये है आपका, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ये आपका पहचान है। इसका भैया कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, ऐसा हो सकता है, या कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, क्या CHO, और इसको कार्बन डबल बॉन्ड हो, ऐसा लिख सकते हैं। जो भी लिखना हो तो लिख सकते हो। देख सकते हो इसमें क्रियात्मक समूह CHO होता है जो कि कार्बन श्रृंखला के सिरे पर स्थित होता है, वो तो कार्बन समूह से जुड़ा रहेगा तो कार्बन श्रृंखला पर स्थित रहेगा। कीटोन में क्रियात्मक समूह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होता है जो कार्बन श्रृंखला के मध्य में स्थित होता है। मतलब कीटो समूह हमेशा, क्योंकि भैया दोनों साइड कार्बन आपका जुड़ा रहेगा तो ये मध्य ही कहलाएगा, तो कीटोन का जो समूह होता है वो मध्य में होता है। 3 अंतर तैयार करना है। ये ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन परमाणु वाले बसी अम्ल बनाते हैं। रासायनिक अपक्रिया यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, केवल अभी मैं केवल 2 अंक का इसलिए समझा देता हूँ। बाकी एल्डिहाइड पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप लोग देखे होंगे शायद। कीटोन ये कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर बसी अम्ल बनाते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या एल्डिहाइड की अपेक्षा कम होती है। कार्बन परमाणु की संख्या जो है एल्डिहाइड की अपेक्षा कम होती है, बल्कि ये जितने कार्बन परमाणु हैं उतने ही कार्बन परमाणु के बसी अम्ल बनाते हैं। एल्डिहाइड यदि हम ऑक्सीकरण कराते हैं, दोनों का ऑक्सीकरण कराएंगे, एल्डिहाइड का कीटोन का, जब दोनों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड में समान कार्बन परमाणु वाले, यानी जितने कार्बन परमाणु एल्डिहाइड में थे उतने ही कार्बन परमाणु बसी अम्ल में बनते हैं, लेकिन कीटोन में थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ये अपचयित होकर प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं और ये द्वितीयक एल्कोहल बनाएंगे। कारण है कार्बन के साथ यहाँ पर 2 एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, यहाँ पर 1 एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, इसलिए जिस कार्बन के साथ 1 एल्किल समूह जुड़ा हो तो वो प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर दिखा दे थोड़ा सा आपको, जैसे आपके पास R है और OH है, ये प्राथमिक एल्कोहल, या RCH2OH ये भी प्राथमिक एल्कोहल है, लेकिन वहीं पे 2 R जुड़ जाए और आपका CHOH हो जाए तो ये द्वितीयक एल्कोहल हो जाए, लेकिन वहीं पे 3 R जुड़ जाए, कितने R, 3 R, तो ये तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल कहलाता है। तो जो आपका एल्डिहाइड होता है वो प्राथमिक एल्कोहल देता है, कीटोन जो होता है द्वितीयक एल्कोहल देता है। लास्ट है, ये फेलिंग विलयन को अपचयित कर CO2O लाल अवक्षेप बनाते हैं, जबकि ये फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं। ठीक, चलिए ये आप 3 अंतर तैयार कर लें। एनुअल एग्जाम की दृष्टिकोण से ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। टास्क है हमारा 17 फरवरी MP बोर्ड। चलिए आगे देखते हैं, पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? ये आपका एमीन चैप्टर का है, चैप्टर आप 14 यानी 14 चैप्टर आप देखेंगे पेप्टाइड बंध। तो जब समान अल्फा एमिनो अम्ल के 2 अणु आपस में इस प्रकार संयोग करते हैं कि एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 समूह के साथ क्रिया करता है तो पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। मतलब हम यहाँ पर 2 अल्फा एमिनो अम्ल लेंगे, दोनों अल्फा एमिनो अम्ल में प्यारे बच्चों यहाँ पर एक अम्ल समूह यानी आपका COOH समूह और NH2 एमीन समूह, इन दोनों से क्रिया कराएंगे और H2O बाहर निकाल देंगे, तब इनके बीच जो बंध बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या? पेप्टाइड बंध।
यानी कहने का मतलब अमीनो अम्लों के बीच बनने वाला बंध ही हमारा पेप्टाइड बंध बनता है। एमिनो अम्ल में अम्ल मतलब COOH फंक्शनल ग्रुप रहता है। ये जो COOH है ये अम्ल का बसी अम्ल का पहचान है, आप सबको पता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH। ये जब क्रिया करता है NH2 तो यहाँ से एक H उठाता है और एक H यहाँ से, और ऑक्सीजन है ही है, H2O बाहर कर देता है। तो यहाँ बच्चा CO, यहाँ पे CO, यहाँ पे R है प्यारे बच्चों, तो R रहने दो, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ R होना चाहिए। तो ये आपका एमिनो अम्ल है, ये भी आपका एमिनो अम्ल है। यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, H2O बाहर हो जाता है। फिर इनके बीच जो CO बचेगा, तो CO, यहाँ पर NH बचेगा, NH, इसके बीच जो बंध बना उसे ही बोलते हैं पेप्टाइड बंध। यानी एमिनो अम्लों के बीच कार्बोक्सिल अम्ल और कार्बोक्सिल समूह कह सकते हैं, और दूसरा एमिनो समूह यानी एमीन समूह के बीच जो क्रिया के फलस्वरूप बंध बनता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बंध। क्लियर है, इतना समझ गए। चलिए अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्वरनाशी क्या है? दो उदाहरण से समझाओ। ज्वरनाशी किसे कहते हैं? ज्वरनाशी क्या है? तो भैया हमको बताया है कि ज्वर का मतलब होता है बुखार। तो जब हमें बुखार आता है, तेज बुखार आता है, तो बुखार का मतलब है शरीर के टेम्परेचर की वृद्धि हो जाना। हमारे शरीर में तापमान की वृद्धि हो जाती है। जैसे नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस है, यदि 60-70 पहुंच गया तो हल्का बुखार हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस हो गया ना तो फिर बहुत ही तेज बुखार है। कभी कभी हो जाता है ना 95 डिग्री सेल्सियस, शरीर का तापमान एकदम लगता है आग निकल रहा है, शरीर से अंदर से भाप निकलने लगती है, जिसका मतलब ये हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है और बुखार बहुत तेज है। तो तेज बुखार का मतलब हमारे शरीर के तापमान में तेजी से वृद्धि हो जाना, अधिक हो जाना, तो ये तेज बुखार हो जाता है। तब हम कुछ रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अच्छा, रासायनिक पदार्थ में हम औषधि शब्द यूज करते हैं। औषधि किसे कहते हैं? यदि आ जाए एक वाक्य में उत्तर, औषधि किसे कहते हैं? तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवधारियों जैसे मनुष्य या जीव जंतुओं के रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवधारियों जैसे मनुष्य जीव जंतुओं के रोगों के उपचार के लिए हम प्रयोग करते हैं उसे हम औषधि कहते हैं। औषधि एक माना गया शब्द है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ को खाने से हमारे शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं वो सही हो जाते हैं, तो उसको औषधि नाम दे दिया गया। औषधि, औषधि मतलब जो शरीर के दर्द को कम कर सके, शरीर के पीड़ा को कम कर सके, शरीर में उत्पन्न रोगों को कम कर सके, वो औषधि कहलाता है। वो कई प्रकार की हो सकता है, ज्वरनाशी है ना, और आपका प्रशांतक हो गया, पूर्तिरोधी हो गया, कई प्रकार के। तो ये ज्वरनाशी क्या है? शरीर के तापमान को कंट्रोल करना। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं, रसायन जो तेज बुखार के दौरान शरीर के ताप को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं एंटी पायरेटिक कहलाते हैं, मतलब ज्वरनाशी कहलाते हैं। इन औषधि को लेने पर केंद्रीय संवहन तंत्र अत्यधिक प्रभावित होते हैं। एंटी पायरेटिक के कुछ प्रचलित उदाहरण हैं एस्पिरिन, फिनेस्टिन, पैरासीटामोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीनों के डायग्राम भी बना दिए गए हैं। अब ये देखिए भैया, ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। एस्पिरिन एक तो याद ही कर लो, एस्पिरिन, तो आपको एस्पिरिन तो तैयार ही कर लेना है, एक उदाहरण आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं? उत्प्रेरक कौन होता है भैया? आपको पता होगा, आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको या तो डिमोटिवेट कर देंगे या तो आपको बढ़ा देंगे। उत्प्रेरक दोनों प्रकार से काम करता है। कुछ लोग आपके आजू बाजू ऐसे में नारदगिरी काम करेंगे, तुमको लड़ाएंगे भैया दूसरे काम करने के लिए। या आप किसी काम को, एक छोटा सा मान लो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने घर में कुछ काम कर रहे हो, तो बोलेंगे क्या कर रहे हो भैया, अभी तुम्हारे जीवन खेलने कूदने का है, घूमो भागो, क्यों काम कर रहे हो? या कुछ ऐसे बोलेंगे कि बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ाई के साथ साथ तुम एक पार्ट टाइम अपना जॉब कर रहे हो, अपनी खर्च खुद निकाल रहे हो, आपको मोटिवेट करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार तू काम करने लगा, कभी पढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, दोनों चीज हो सकता है। आप अपने जीवन को बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप 100% पढ़ाई करें 10 घंटे तभी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, अपना खर्च निकाल सकते हैं। तो मोटिवेट कर देता है। उसी प्रकार ये संक्रमण धातु है, ये उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक 3 प्रकार के होते हैं, पता है ना? उदासीन भी हो सकता है, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष। वर्धक का मतलब बढ़ा देना, उत्प्रेरक वर्धक का मतलब जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उत्प्रेरक वर्धक का काम है भैया कि उत्प्रेरित करना, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। वही कोई रासायनिक अभिक्रिया बढ़ रही है तो उत्प्रेरक विष का काम करे, तो मतलब उत्प्रेरक विष मिलाने से अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। तो उत्प्रेरक, ये अच्छे उत्प्रेरक का कारण क्या है, यहाँ पे ये चीजें बताई गई है, थोड़ा समझिएगा।
संक्रमण धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकताएं अधिक स्वतंत्र हो जाती है। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संक्रमण तत्व एवं उसके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं। मतलब अधिशोषण क्या है? किसी पदार्थ को अपने सतह पर बनाए रखने की घटना। जैसे आपका भार कोई और ले लिए कि तू पढ़, जितना पढ़ना है, जो भार आएगा मेरे कंधे में आएगा। यही उत्प्रेरक का काम भी है। इसका काम है कि रासायनिक अभिक्रिया की मान लो वेग बढ़ रही है तो कुछ पदार्थों को अधिशोषित कर लेगा, तो क्या होगा? अभिक्रिया की दर घट जाएगी। लेकिन वो पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करेगा। वो लास्ट में सारे जो भी एटम्स को, जो भी पदार्थ की जो भी मात्रा रहेगी उसको रिलीज कर देगा। अधिशोषित करने के बाद में उसको पूरा का पूरा निकाल देता है। समझ रहे? क्योंकि उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा देती हैं या बढ़ा देती हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। टीचर एक आपको मोटिवेट करता है, आपको पढ़ाता है, आपको बढ़ाता है, लेकिन स्वयं अपनी जगह पर रहता है, बच्चा आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार ये संक्रमण धातुएं जो एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। इसका मेन रीजन है क्षेत्रफल अधिक होता है। इस कारण से इस पर अधिशोषण की क्रिया अधिक हो जाती है। हो सकता है अभिकारक के सांद्रण को बढ़ा भी दे, अभिकारक की सांद्रता को घटा भी सकता है, क्योंकि उत्प्रेरक वर्धक भी कर सकता है, उत्प्रेरक बीज भी कर सकता है, जिसके कारण से अभिक्रिया जो है अच्छे तरीके से संपन्न हो पाता है। तो ये आपका प्रश्न है। और लास्ट आपका प्रश्न है प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाया था, आप लोग शायद देखे होंगे। आप लोग जो भी टॉपिक को यदि क्लियर करना चाहते हो तो सर्च कर लिया करो कि इस टॉपिक पे हमको पढ़ना है, तो आपको मिल जाएगा वीडियो। उपसह संयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक या प्रभावकारी परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहता है? उपसह संयोजी केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे प्यारे बच्चों ये आपका यौगिक है, मान लीजिए ये आपका यौगिक है, ठीक है। इसका केंद्रीय परमाणु निकिल है, इसका केंद्रीय परमाणु निकिल है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 28 है, ठीक। फिर बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट यहाँ पर कार्बोनिल है, कोबाल्ट नहीं कर सकते, CO है, कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल जो है भैया इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो 4 कार्बोनिल है तो 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 8 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे? 4 कार्बोनिल है, CO कार्बोनिल समूह, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो दोनों को योग करेंगे तो 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36। मतलब समझने की कोशिश करेंगे, प्रभावी परमाणु संख्या क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी उपसह संयोजी यौगिक है उसके केंद्रीय धातु परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं और जो आपका लिगेंड आ रहा है वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों का योग ही हमारा क्या है? प्रभावी परमाणु क्रमांक। इसमें आयन नहीं है, आयन होते तो फिर हम उसको भी अलग तरीके से करते, क्योंकि यहां पर देखिए फार्मूला देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या, ये चीज क्लियर है। आयन बनने से लुप्त इलेक्ट्रॉन की, भैया आयन हो गया, यदि लुप्त हो रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो फिर घटाना पड़ेगा, प्लस बंधन से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि आयन बन रहा, जितना आयन यहाँ पर 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव जितना भी आयन होता, तो उस आयन के जितने भी आयन होते उसको हम घटा देते। तो कुल मिलाकर जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है वो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड जा रहा होता है, लिगेंड जोड़े के रूप में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, उन दोनों का योग ही प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। उम्मीद करता हूं आज आप इतने क्वेश्चन समझ लिए होंगे, तैयार कर लिए होंगे। अगला भी सीरीज नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, अच्छे लाइक्स आते हैं, आप अच्छा सपोर्ट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो हमें भी लगता है कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, हम भी अच्छे से मेहनत करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करिएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।